हॉस्पिटल्स में, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में इमोशंस बहुत हाई रहते हैं, इमोशंस बहुत बार एक्सप्लोड करते हैं और एंगर ढूंढता है किसी को ब्लेम करने के लिए। और ऐसे में सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ्स और डॉक्टर्स। लेकिन एक बात कभी मत भूलना, दैट एंगर इज नेवर अ लाइसेंस टू कमिट वायलेंस। क्योंकि कहा गया है दैट आप गुस्सा तो कर सकते हो लेकिन अपराध मत करना। अ वेरी वार्म वेलकम टू आस्क एडवोकेट जो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में विल अंडरस्टैंड इन टोटलिटी कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक लॉ हैं और कौन से ऐसे जनरल लॉज हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को अगेंस्ट वायलेंस। लेकिन उसके साथ साथ वी नीड टू रिमेंबर कि लॉ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ना कि इम्यूनिटी। इस करके उनके भी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ बनते हैं और पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के भी राइट्स हैं, जिसको प्रोटेक्ट करना हॉस्पिटल और उसके एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स गो अबाउट इट। सो समझते हैं कि सबसे पहले विल टॉक अबाउट पंजाब स्टेट। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में स्पेसिफिक लॉज उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने जो है डिज़ाइन कर दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन आज हम जो है स्पेसिफिकली बात करेंगे पंजाब के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो पहला लॉ है स्पेसिफिकली, दैट इज़ द पंजाब मेडिकेयर सर्विस पर्सनस एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 2008। ये स्पेसिफिक लॉ है रिलेटेड टू मेडिकल एम्प्लॉयज़। और दूसरे जो हैं भारतीय न्याय संहिता में प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि जनरल प्रोविजंस हैं जो कि सबको प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट स्पेसिफिक लॉ है, और हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ पंजाब की। ठीक है, यहाँ पे जो लॉ काम करता है उसका नाम है पंजाब मेडिकेयर एक्ट ऑफ 2008। ये क्या कहता है, इसको समझते हैं अच्छे से। नंबर 1, इसके अंदर हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन कौन प्रोटेक्टेड है इसके अंदर, इसमें कौन कौन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी नर्सिंग होम हो, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट हो जो कि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, वो इस सब में आते हैं। अब इसमें कौन कौन प्रोटेक्ट होता है? क्या सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो या नर्सिंग स्टूडेंट हो, दाइज, ठीक है, उसके बाद जो है पैरामेडिकल वर्कर्स, उसके बाद जो है आपके वार्ड बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हो, चाहे वो परमानेंट हो, जो कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है जो कि मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, वो सब इस एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रॉपर्टी कौन कौन सी इसमें कवर होती है। दोनों तरह की प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो और चाहे वो इमूवेबल हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज इस एक्ट में कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, अब समझते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि वायलेंस क्या है, हमें ये तो पता है कि दैट वायलेंस कमिट करना एक क्राइम है।
लेकिन एक्चुअल में वायलेंस का क्या मतलब है उसको समझते हैं। फर्स्ट थिंग कि अगर आपके ऊपर किसी ने हाथ उठाया, ठीक है, किसी ने आपको थ्रेट किया, किसी ने आपकी ड्यूटी को ऑब्स्ट्रक्ट किया, ठीक है, किसी ने इक्विपमेंट को ब्रेक किया, उसने खुद किया या फिर उसने उस चीज को अटेम्प्ट करा, अभी पूरी तरह वायलेंस हुई नहीं लेकिन उसको अटेम्प्ट करा, या फिर उसने किसी को इंसाइट करा, यानी कि किसी को आपने भड़काया, या फिर आपने अबेटमेंट करी इस चीज की, वायलेंस की। अबेटमेंट का क्या मतलब हुआ, आपने एड प्रोवाइड करी, हेल्प प्रोवाइड करी। तो ये सारे पर्सन्स, चाहे वो खुद एक्ट कर रहा है या किसी के थ्रू करवा रहा है, किसी को भड़का रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है वायलेंस कमिट करने में, वो सभी इसके अंदर जो है कल्प्रिट माने जाएंगे, अक्यूज्ड माने जाएंगे, ठीक है। अब वायलेंस जो है क्या होता है, ये कोई भी ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि या तो आप करो या अटेम्प्ट भी करो, इसका अटेम्प्ट भी क्रिमिनल होता है। इधर आप किसी को हार्म कर रहे हो, किसी को आपने नुकसान पहुंचाया, इंजरी करी, उसकी लाइफ को खतरे में डाला, हॉस्पिटल एम्प्लॉय को ऑब्स्ट्रक्ट करा उसकी लॉफुल ड्यूटी करने में, या हिंड्रेंस आपने उसकी ड्यूटी में करी, या फिर आपने प्रॉपर्टी को डैमेज करा। ये सारी चीज़ें जो हैं किसके अंडर आती हैं, वायलेंस के अंडर आती हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इस स्पेसिफिक पंजाब मेडिकेयर एक्ट ऑफ 2008 में क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं कि अगर कोई भी पर्सन इधर ही कॉजेज और वो अटेम्प्ट करता है या इंसाइट करता है ग्रुप को, ठीक है, या फिर वो उसको हेल्प प्रोवाइड करता है वायलेंस कमिट करने में, तो क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो पनिशमेंट्स इन अकॉर्डेंस टू लॉ वो क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वायलेंस कमिट करता है जो कि प्रोहिबिटेड है लॉ में, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर, या उसको फाइन देना पड़ सकता है अप टू 50,000 रुपीज, या फिर दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो दैट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है दूसरी वीडियो में। ये सीरियस फॉर्म ऑफ ऑफेंसेस होते हैं जहाँ की पुलिस को अरेस्ट के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती ऑनरेबल कोर्ट से, और यहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करना भी मैंडेटरी होता है। दूसरी चीज़ जो है ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो पंजाब मेडिकल 2008 का एक्ट है उसके अंडर अगर ऑफेंस होता है तो सबसे पहले वो कॉग्निजेबल कैटेगरी में आएगा, यानी कि ऑनरेबल कोर्ट्स को वारंट देने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस विदाउट वारंट इसको जो है अरेस्ट कर सकती है अक्यूज्ड को, और उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, एफआईआर लिखनी पड़ेगी, मैंडेटरी है वो। सेकंड थिंग कि दीज कम अंडर द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। इसका मतलब हुआ कि इस ऑफेंस के अंडर अक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम कि मेरा एक राइट है बेल का, नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने बाउंड्री क्रॉस करी तो वहाँ पे सिंपथी नहीं होती, वहाँ पे लॉ जो है सामने से आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस
पनिशमेंट का। अब तीसरी चीज देखते हैं कि अगर हॉस्पिटल में कोई वायलेंस होती है और जो लोग हैं वो उस वायलेंस के दौरान अगर किसी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, उस केस में क्या होगा। लेट अस सी। अगर वायलेंस के दौरान प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, उस केस में जो भी उस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस है उसका 2x उसको पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर अगर वो 10 लाख रुपए की उसने हॉस्पिटल की आईसीयू में मशीन तोड़ दी वायलेंस के दौरान किसी ने, तो उसको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है कि लेट्स से कि पर्सन ने वायलेंस करी, डैमेज करा प्रॉपर्टी को, और वो बोलता है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दे दूं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस केस में जो ये पेनल्टी है, ऑनरेबल कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर है कि इसको वो रिकवर कर सके। कैसे रिकवर करेगा? प्रोसेस क्या होगा? एज रिकवरेबल इन द केस ऑफ अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी कि वो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आपको डिटेन कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, आपके लॉकर्स हैं बैंक में उनको कर सकते हैं। यानी कि पैसा तो भरपाई करना पड़ेगा। ठीक। तो ये जो अभी हमने डिस्कस करे ये स्पेसिफिक लॉ है रिलेटेड टू पंजाब स्टेट। बहुत सारे स्टेट्स में, अदर स्टेट में जो हमारे यहाँ पे पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की वो 1 साल तक है। बहुत सारे स्टेट्स में जो है अप टू 3 इयर्स तक भी है। उसकी कंसिडरेशंस चल रही हैं, लेकिन अभी फाइनलाइज जो है अप टू 1 ईयर। तो अभी हमने पंजाब स्पेसिफिक लॉ को डिस्कस करा। नाउ विल अंडरस्टैंड कि बीएनएस में, विच इज़ द भारतीय न्याय संहिता विच हैज़ रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि ना सिर्फ हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को बल्कि हर एक पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं लॉ के द्वारा अगेंस्ट वायलेंस एंड क्राइम। उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो देयर आर जनरल प्रोविजंस। सो भारतीय न्याय संहिता जिसने अर्लियर आईपीसी को रिप्लेस करा है, ये एक नेशनल लेवल की शील्ड है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि वायलेंस को क्राइम बनाते हैं और पनिशेबल बनाते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ कीवर्ड्स, हर्ट क्या होता है, पहले ये देखते हैं। व्हाट इज हर्ट? अगर लेट्स से कि आपने कोई भी ऐसा एक्ट करा जिससे दूसरे पर्सन को बॉडली पेन हुई उसकी, या फिर किसी तरह की उसको डिजीज हो गई, या कोई भी इन्फर्मिटी हो गई या वीकनेस हो गई, तो उसको हर्ट माना जाएगा। ठीक है। ये ध्यान रखना है कि गुस्से में अगर आपने गलती से एक भी धक्का दे दिया किसी को, तो उसको इमोशन नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, और वहां पे लॉ एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम समझते हैं ग्रीवियस हर्ट क्या होती है। ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। अगर लेट से आपने कोई ऐसी डैमेज कर दी परमानेंटली, किसी की आंख को, कान को, ठीक है, या फिर आपने फ्रैक्चर कर दिया, या फिर आपने फ्रैक्चर कर दिया किसी के बोन को, जॉइंट को, उसका दांत तोड़ दिया आपने, वो भी इसमें आ जाएगी। ठीक है। या फिर आपने किसी लिम्ब को कंप्लीट लॉस कर दिया, या फिर
आपके वायलेंस के करके किसी पर्सन को ऐसी इंजरी हुई जिस करके वो 15 दिन या उससे ज़्यादा बेड रिडन रहा, जहाँ पे वो अपने डेली के जो रूटीन काम है उसको नहीं कर पाया, तो उस केस में जो है उसको क्या माना जाएगा, ग्रीवस हर्ट माना जाएगा। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी ऐसे पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब हैं। ठीक है, सबसे पहले इन केस ऑफ हर्ट, अगर आपने किसी को वॉलंटरली हर्ट किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि या तो आपका इंटेंशन था किसी को हर्ट करने का, या फिर आपका इंटेंशन तो नहीं था लेकिन आपको नॉलेज तो थी कि अगर आपने ऐसा काम करा तो किसी को हर्ट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज़ अगर फुलफिल होती है तो उसको विल से कि वो वॉलंटरली हर्ट किया गया है। ठीक हो गया। इस केस में जो लॉ ने पनिशमेंट प्रोवाइड करी है वो है 1 साल तक की जो है इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10,000 तक का फाइन, या फिर दोनों चीजें। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीवियस हर्ट में क्या होगा। अगर आपने ग्रीवियस हर्ट करी किसी को वॉलंटेरली, ठीक है, इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ, तो वहां पे लॉ बहुत सीरियस हो जाता है और यहां पे अप टू 7 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन है, दोनों चीजें होंगी। ऑनरेबल जज साहब के पास डिस्क्रिशन है 7 साल तक की सजा और फाइन भी लगाएगी। और ये जो ऑफेंस है ये भी कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ग्रीवियस हर्ट के करके किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, या फिर कोई पर्सन उसके करके वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है परमानेंटली, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के बारे में हम किसी अलग से वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आपके ग्रीवियस हर्ट करने से कोई परमानेंटली डिसेबल हो गया या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो गया, तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी, रिगरस इंप्रिजनमेंट, यानी कि हार्ड लेबर करना होगा। यहां पे रिगरस जो इंप्रिजनमेंट है वो है मिनिमम 10 ईयर्स की, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर है ऑनरेबल कोर्ट्स के पास कि वो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, पूरी लाइफ तक। ठीक है, और इस केस में भी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसके साथ साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और रिमेंबर करने वाली बात है, जो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी इस केस में वो कब तक होगी, रिमाइंडर ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, यानी कि जब तक वो एक्यूज्ड जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहना पड़ सकता है। समझ रहे हो कितना सीरियस ऑफेंस माना जाता है इसको। अब अगर किसी पर्सन ने हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर मेडिकेयर फैसिलिटीज़ में किसी तरह की हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करी और उसको करने के लिए किसी वेपन को इस्तेमाल करा, नाउ अगर किसी पर्सन ने हॉस्पिटल सेटिंग्स में या मेडिकेयर फैसिलिटीज़ में हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करा किसी एम्प्लॉय को और उस दौरान उसने किसी वेपन का यूज़ किया, चाहे वो एक सिरिंज भी क्यों ना हो, ठीक है, तो वहां पे लॉ और स्ट्रिंजेंट हो जाता है। वो क्या कहता है देखते, अगर किसी ने हर्ट करा और यूज करा किसी वेपन को, तो उस केस में जो है 3 इयर्स तक की सजा है, जेल है, या फिर 20,000 तक का फाइन है, या फिर दोनों ही है। और अगर आपने वेपन का यूज करके किसी को ग्रीवियसली हर्ट कर दिया, वहां पे सजा क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की। या फिर
ऑनरेबल कोर्ट्स की डिस्क्रिशन है, इम्प्रिजनमेंट देंगे जिसका टर्म मिनिमम 1 साल होगा, मिनिमम 1 साल, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 10 साल तक, एंड फाइन भी देना पड़ेगा। सो हमने देखा कि कितने स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। अब देखते हैं कि एक सिचुएशन जहाँ पे हॉस्पिटल सेटिंग में लेट से कि किसी रिलेटिव ने या किसी पर्सन ने किसी हॉस्पिटल एम्प्लॉय को डराया धमकाया और उसको ज़बरदस्ती बोला कि ऐसे नहीं ऐसे इलाज करो, या किसी तरह से उसकी जो है प्रॉपर्टी जो है छीनने की कोशिश करी, या कोई भी उससे किसी तरह का इलीगल एक्ट कमिट करवाने की कोशिश करी, तो वहाँ पे लॉ और ज़्यादा सख्त हो जाता है। वो देखते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने हर्ट करा किसी हॉस्पिटल एम्प्लॉय को, ये जनरल प्रोविजंस हैं, ये जनरली सब पे अप्लाई होते हैं। तो उस हर्ट करके उसका जो पर्पस है वो क्या था, ईदर इट वाज टू एक्सटॉर्ट द प्रॉपर्टी या फिर किसी तरह का कोई इलीगल एक्ट कमिट करवाना, तो उस केस में 10 साल तक की सज़ा है और फाइन भी है। और अगर आपने ये एक्सटॉर्शन के केस में हर्ट करा या फिर कोई इलीगल एक्ट कमिट कराने की कोशिश करी और ग्रीवियस हर्ट हो गई, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट क्या है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर 10 साल तक की सज़ा और उसके साथ फाइन। ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो हॉस्पिटल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी तरह का है, आपने उसको उस पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल ड्यूटी करने से रोका, ऑब्स्ट्रक्शन करी, या फिर उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करी, तो लॉ में पनिशमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है। देखते हैं वो। अगर आपने किसी पर्सन को जो कि पब्लिक सर्वेंट है उसको हर्ट करा और उसको डेटर करा उसकी पब्लिक ड्यूटी करने से, तो वहाँ पे 5 साल तक की सज़ा है, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही होंगे। और अगर इस केस में ग्रीवस हर्ट हो जाती है तो वहाँ पे मिनिमम सज़ा ही 1 साल की है, जो कि 10 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ में फाइन भी देना पड़ेगा। तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के तहत ये समझना पड़ेगा कि गुस्सा जो है वो हो सकता है 1 पल का 2 पल का हो, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड पूरी उम्र का होता है। इसलिए गुस्सा तो करो, क्राइम मत करो। बिकॉज आजकल हर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स में सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, विटनेसेस होते हैं। तो काइंडली abstain फ्रॉम कमिटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, और इंस्टेड क्या चाहिए कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसको बैठ के रिजॉल्व करो, ना कि आप वायलेंस कमिट करो। बिकॉज जिस चीज़ का हल जो है बातचीत से निकल सकता है, वायलेंस से नहीं हो सकता। वायलेंस हमेशा ही सबके लिए हार्मफुल होती है। तो आज इस वीडियो में वी सॉ कि पंजाब स्टेट के स्पेसिफिक लॉ कौन सा है और जनरल प्रोविजंस कौन से हैं लॉ में, बीएनएस में, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वायलेंस के अगेंस्ट और क्राइम करने से रोकते हैं। इसके अलावा और भी सेक्शंस होते हैं जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये समझना है कि वायलेंस इज़ नेवर आंसर टू एंगर। बिकॉज एंगर हो सकता है एक मोमेंट का, 2 पल का हो, लेकिन जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पूरी जिंदगी रहता है। इसलिए वी शुड ऑल एस्पायर टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हमें ये चाहिए कि हम वायलेंस को रिजॉर्ट ना करें, बल्कि कोई भी बात होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है, जहाँ तक हो सके उसको बैठ के समझा जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ को और इनफैक्ट हॉस्पिटल्स को, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को, मेडिकेयर एस्टेब्लिशमेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है, इम्यूनिटी नहीं। अगर आपके पास राइट्स हैं तो वैसे राइट्स पेशेंट्स और रिलेटिव्स के पास भी हैं।
तो आपको उसको भी प्रोटेक्ट करना बनता है और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज़ भी बनती हैं, जिसको हम आने वाले टाइम में अदर वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आई होप ये आपको अच्छा लगा, और अगर आपको कुछ इससे नॉलेज गेन हुई है या कुछ आपने समझा है, अच्छा लगा है, तो काइंडली डू लाइक, शेयर and also subscribe to this Ask Advocate channel. Till then, take care. God bless.